वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज है हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन में ट्रांसफार्मर का लेक्चर नंबर 3, जिसमें पढ़ेंगे एमसीक्यू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक लॉस अकर इन द ट्रांसफार्मर ऑयल में लॉस एंड द सॉलिड इंसुलेशन ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। जो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है उसके ट्रांसफार्मर ऑयल और सॉलिड इंसुलेशन में कौन से लॉस होते हैं वो हमको पता करना है। ठीक है, तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, एक सिंपल ट्रांसफार्मर अपन बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा एक ट्रांसफार्मर होता है। ठीक, इसमें एक कॉइल लगी हुई होती है और एक इधर कॉइल लगी हुई। तो ये हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर यदि हम मान ले, तो इसके जो वाइंडिंग होती है इसको कोर से इंसुलेट करने के लिए यहाँ पे हम एक सॉलिड इंसुलेशन लगाते हैं, या तो इंसुलेशन का पेपर होता है, और इसमें जो टैंक होता है उसमें हम यहाँ पे ऑयल भरते हैं। तो जो ऑयल होता है ये इंसुलेशन का काम करता है, ट्रांसफार्मर ऑयल, और उसके साथ साथ में कूलिंग का काम करता है। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल, और दूसरा क्या, सॉलिड इंसुलेशन। तो इन दोनों में जो लॉस होता है उसको बोलते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक लॉस। ठीक है, तो जो हमारा ट्रांसफार्मर का ऑयल हो गया और सॉलिड इंसुलेशन होता है उसमें डाई इलेक्ट्रिक लॉस होता है। तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और जो कोर लॉस होता है ना, वो हमारी कोर में होता है। ठीक है, ये जो कोर लगा होता है काय की होती है, सिलिकॉन स्टील की। सिलिकॉन स्टील की जो कोर होती है उसमें जो लॉस होते हैं उसको कोर लॉस बोलते हैं। ठीक है, और जो ओमिक लॉस होते हैं वो हमारे वाइंडिंग में होते हैं। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, आई स्क्वेयर आर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है वो हमको पता करना है। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर का एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा शंट ब्रांच होती है ट्रांसफार्मर में। ठीक, ये हो गया कोर लॉस में एडी करंट लॉस। ये हो गया मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है, इसको हम आई डब्ल्यू से शो कर देते हैं, इसको आई एम से शो कर देते हैं। जो दोनों होता है इसका कंबाइन आई नॉट शो। ठीक है, इसके बाद में हो गया फर्स्ट वाइंडिंग का, इसको प्राइमरी मान लेते हैं हम। उसका हो गया R1 रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, और ये हो गई हमारी वाइंडिंग। ठीक है, इसके बाद में इधर सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, उसका भी क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है R2 और एक रिएक्टेंस होता है X2। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो हमने ट्रांसफार्मर बनाया है उसका प्राइमरी है लो वोल्टेज साइड, ये हाई वोल्टेज साइड। ठीक है, तो जो हमारा ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट होता है, तो उस ओपन सर्किट टेस्ट को हम लो वोल्टेज साइड परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लो वोल्टेज साइड हम क्या करते हैं, रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी देते हैं। तो उसका सेटअप कुछ इस टाइप से होता है, वो भी देख लेते हैं हम। ठीक, ये हमारा हो गया वॉट मीटर, जो नो लोड पे पावर को मेजर करेगा ओपन सर्किट में। ठीक, उसके बाद हम यहाँ लगा देते हैं एक वोल्ट मीटर पैरेलल में, यहाँ पे अमीटर, और ये हमारी लो वोल्टेज साइड हो जाती है। और जो हमारे ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज साइड होती है उसको हम क्या करते हैं, ओपन रखते हैं। ठीक, तो ये कुछ हमारा सेटअप हो गया। ये हो गया वॉट मीटर जो पावर को मेजर करेगा, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करेगा, अमीटर जो नो लोड पे करंट फ्लो होंगी उसको मेजर करेगा। तो जब ओपन सर्किट टेस्ट को हम करते हैं तो उसमें जो हमारी आई डब्ल्यू होती है, आई एम, जिसका कंबाइन क्या होता है, आई नॉट होता है, इसको हम पता करते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, शंट ब्रांच पैरामीटर ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट, बिल्कुल ये हमको मिलता है। शंट ब्रांच में जो पैरामीटर सर्किट है वो मिलते हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, नहीं मिलता है। ठीक है, टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर, तो बिल्कुल ये भी हमको पता चल जाता है। नेक्स्ट क्या है, कोर लॉस एट रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारा टेस्ट होता है ओपन सर्किट, इसको हम लो वोल्टेज साइड वाइंडिंग में करते हैं, और ये हमारे मेजरमेंट के लिए करते हैं कि हमारी कोर लॉस क्या है, तो हमको कोर लॉस भी इसमें मिलते हैं। डी ऑप्शन क्या है, ओमिक लॉस एट रेटेड करंट एंड फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल नहीं। जो ओमिक लॉस होते हैं, जो वाइंडिंग में लॉस होते हैं, वाइंडिंग में कौन से लॉस, ओमिक, जो आई स्क्वायर आर लॉस होते हैं, वो कब पता चलते हैं, जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट में हमको ये नहीं मिलते। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द ट्रांसफार्मर द एनर्जी इज कन्वे फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। ठीक है, जो एनर्जी है वो प्राइमरी से सेकेंडरी में कैसे जाती है वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो कुछ इस टाइप से होता है। ये हो गई हमारी ट्रांसफार्मर की कोर,
जो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, जो कि हाई परमीबल मटेरियल होता है, जो फ्लक्स को इजीली फ्लो होने देता है। ये हो गई हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो गई हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, इसको प्राइमरी बोल देते हैं, इसको सेकेंडरी बोल देते हैं। तो जब हम प्राइमरी पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इसमें एक फ्लक्स बनता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है, ये 5 फ्लक्स बना, जो कि सेकेंड से लिंक होता है म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और जब यहाँ लोड लगा हुआ होता है तो उसमें करंट फ्लो होती है। तो ये हमारा सिंपल सा प्रिंसिपल है, मतलब काहे के कारण फ्लो हो रहा है, फ्लक्स के कारण कन्वे हो रहा प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन सी, बाय द फ्लक्स, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोर कंस्ट्रक्शन इज लाइक स्पोक ऑफ अ व्हील फॉलोइंग ट्रांसफार्मर। कौन से ट्रांसफार्मर के टाइप में स्पोक टाइप स्ट्रक्चर होता है वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, तो हमारा जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर, इसमें एक साइड हो गई प्राइमरी, इधर हो गई सेकेंडरी। इसके बाद क्या है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो जो हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ये हो गया हमारा सेल टाइप, यहाँ पे एक वाइंडिंग होती है, पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग, उसके ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है। ठीक है, इधर से एक फ्लक्स का पाथ हो जाता है, इधर से एक फ्लक्स का पाथ हो जाता है, तो ये हमारा सेल टाइप हो गया। जब हम बेरी टाइप ट्रांसफार्मर की बात करें, ठीक है, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर, तो उसका डायग्राम यहाँ पे है, ये है बेरी टाइप ट्रांसफार्मर, कुछ इस टाइप से कोर होती है इसमें। ठीक है, ये एक और डायग्राम इसका कोर, ये लग रहा है ना एकदम स्पोक टाइप, व्हील की स्पोक टाइप। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर में स्पोक व्हील टाइप होता है हमारा कोर का स्ट्रक्चर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन ट्रांसफार्मर हैज 200 टर्न इन द प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, जो जो हमको मेंशन किया वो हम लिखते भी जाएंगे। प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न कितने हैं, 200 वाइंडिंग। 50 टर्न इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, जो N2 है उसमें कितने टर्न है, 50 टर्न है। सेकेंडरी वाइंडिंग एंड 120 वोल्ट अप्लाइड टू द प्राइमरी, प्राइमरी में वोल्टेज कितना है, V1 में 120 अप्लाइड किया। ठीक है, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, जो सेकेंडरी V2 क्या होगा ये हमको निकालना है। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर रेशियो होता है वो क्या होता है, N2 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन V1 इक्वल टू I1 अपॉन I2, ये अपोजिट होता है, इक्वल टू K। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो N2 क्या है हमारा 50 अपॉन में N1 कितना है 200, V2 क्या है निकालना है, V1 कितना है 120। तो V2 को इधर नीचे 120 को ट्रांसफर कर देंगे तो V2 की वैल्यू जाएंगी V2 इज इक्वल टू 50 अपॉन में 200 इंटू 120। ठीक है, ये 120 है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, ये 6 टाइम कैंसिल हो गया, तो V2 की वैल्यू क्या आ गई 30 वोल्ट। ठीक है, तो जो हमारा सेकेंडरी वोल्टेज होगा कितना होगा 30 वोल्ट है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रांसफार्मर हेज, ट्रांसफार्मर में क्या होता है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, तो हाँ ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग तो नहीं, ट्रांसफार्मर में कुछ ऑक्सिलरी नहीं होता है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी, तो ऑक्सिलरी होता ही नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। ट्रांसफार्मर में हमारा एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फ्रिक्शन लॉसेस इन द रियल ट्रांसफार्मर आर। फ्रिक्शन मतलब घर्षण लॉसेस क्या होता है, ठीक है, घर्षण। तो घर्षण क्या होता है, जब एक चीज या कोई वस्तु को किसी स्थिर वस्तु पर आगे खिसकाया जाए तो दोनों सरफेस के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा, उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन लॉसेस। ठीक है, फ्रिक्शनल लॉसेस। साथ में या तो कोई मोटर हो, जनरेटर वो घूम रहा हो तो उसकी बेरिंग में क्या होगा, फ्रिक्शनल लॉसेस होगा। ठीक है, फ्रिक्शनल फ्रिक्शन लॉसेस होगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता, ट्रांसफार्मर में नॉट मूवेबल पार्ट। ठीक है, ट्रांसफार्मर का कोई भी पार्ट हमारा मूव नहीं होता है, तो उसके कारण उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता, तो जो हमारा फ्रिक्शन लॉस है वो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब 4 kVA 400 अपॉन 200 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 0.02 पर यूनिट एंड रिएक्टेंस की वैल्यू दी है 0.06 पर यूनिट। एक्चुअल रेजिस्टेंस
और एक्चुअल रिएक्टेंस को हमको मेजर करना है हाई वोल्टेज साइड आर रिस्पेक्टिवली, क्या होगा वो हमको पता करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो हमारा जो दिया हुआ है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें को अपेरेंट पावर दिया है, कितना दिया है 4 kVA, वोल्ट एम्पियर में है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4 1 2 3 के, किलो को हटा देंगे तो वोल्ट एम्पियर हो गया। ठीक है, जो हमको आर पर यूनिट दिया वो कितना है 0.02, हमको एक्स पर यूनिट दिया है वो कितना दिया है 0.06, हमको वोल्टेज दिया हुआ है हाई वोल्टेज साइड का। ठीक है, तो उसको हम V1 ले लेते हैं, वो कितना है 400। लो वोल्टेज साइड का V2 ले लेते हैं, वो कितना दिया हुआ है 200। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो हाई वोल्टेज साइड हमको क्या निकालना है, एक्चुअल रेजिस्टेंस और एक्चुअल रिएक्टेंस की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जेड बेस निकाल लेते थे। ठीक है, तो जेड जो बेस होता है वो क्या होता है V² अपॉन में हमारी पावर। ठीक है, तो जो हाई वोल्टेज साइड का बोला है जेड बेस, तो हम क्या लेंगे हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज लेंगे 400 इंटू 400 अपॉन में 4000। ठीक है, ये कैंसिल हो गया 10 टाइम, तो जो निकल के आया है कितना आया 40 ओम निकल के आया। तो अब जब हम आर एक्चुअल की बात करेंगे तो क्या हो जाता है आर पर यूनिट इंटू जेड बेस। ठीक है, तो ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आर पर यूनिट कितना दिया 0.02 इंटू 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.8 ओम। ठीक है, इसी टाइप से हम एक्स पर यूनिट, एक्स जो है हमारा एक्चुअल निकालेंगे रिएक्टेंस, तो क्या हो जाता है एक्स पर यूनिट इंटू जेड बेस। ठीक, तो एक्स पर यूनिट क्या दिया हमको 0.06 इंटू 40, तो ये हमारा निकल के आ जाता है 2.4 ओम। तो जो एक्स मतलब रिएक्टेंस एक्चुअल आ गया 2.4 और रेजिस्टेंस आ गया 0.8। ठीक है, तो ये क्या है रेजिस्टेंस 0.8 और रिएक्टेंस 2.4, ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कन्वर्ट हाई वोल्टेज एंड लो करंट इनटू। ठीक है, तो सबसे पहले जब ट्रांसफार्मर की बात हो रही है हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज की, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लिख लेते हैं। तो ये क्या होता है V1 अपॉन V2 इक्वल टू N1 अपॉन N2, ये टर्न होते हैं, और ये करंट होती है I2 अपॉन I1, ये अपोजिट होती है, इक्वल टू K। ठीक है, तो क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। तो जब हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करंट हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, तो यदि I1 हमारा क्या है हाई वोल्टेज है, V2 हमारा V1 हमारा हाई वोल्टेज है, और V2 हमारा क्या है लो वोल्टेज है, तो जो हमारी करंट होंगी I2, ठीक है, ये लो होंगी यहाँ पे हाई साइड में, और I1 जो कि लो साइड में ये हाई होती है। ठीक है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर में जो हमारी पावर होती है क्या V1 I1 इक्वल टू V2 I2 होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड पावर क्या होती है सेम होती है। ठीक है, तो जो करंट है वो हाई वोल्टेज साइड क्या होंगी लो होंगी आई, और लो वोल्टेज साइड क्या होंगी आई हाई होगी। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं हम कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज है, ठीक है, किसकी बात हो रही है पहले हाई वोल्टेज को कैसे करेगा लो वोल्टेज में और करंट को हाई करंट में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर हैज फेज टू फेज वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेशियो के। ठीक है, ये क्या है फेज टू फेज है, डेल्टा टू स्टार, के क्या है, तो के की वैल्यू को लिख लेते जो हमारा क्वेश्चन में दिया है, के है हमारा डेल्टा में फेज टू फेज, ठीक है, अपॉन में स्टार में फेस टू फेस वोल्टेज का रेशो क्या है के है। ठीक, क्वेश्चन की नेक्स्ट लाइन क्या बोलती है द लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशो ऑफ स्टार डेल्टा कनेक्शन इज गिवन बाय। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारी स्टार लाइन टू लाइन अपॉन में डेल्टा लाइन टू लाइन वोल्टेज होगा इसका रेशियो क्या होगा। तो हमें पता है कि जो स्टार है स्टार में जो लाइन वोल्टेज होता है VL स्टार में वो क्या होता है √3 V फेज वोल्टेज, और डेल्टा में जो लाइन वोल्टेज होता है वो क्या होता है V फेज वोल्टेज के इक्वल टू होता है। ये स्टार और डेल्टा कनेक्शन में ऐसा होता है। तो यहाँ काय की बात हो रही पहले स्टार लाइन टू लाइन, तो स्टार में क्या हो जाएगा √3 V, PH बोले तो फेज वोल्टेज,
फिर अपॉन में लिखेंगे डेल्टा में, तो डेल्टा में क्या होता है, इक्वल टू होता है वी फेस वोल्टेज का, ठीक है। तो ये हमारा काहे का हो गया, स्टार का हो गया, ये हमारा डेल्टा का हो गया, ठीक है। तो जो डेल्टा अपॉन स्टार का फेस टू फेस है उसका रेशियो क्या दिया हमको, के दिया है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट है, ऊपर क्या है, स्टार है, नीचे क्या है, डेल्टा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, डेल्टा वी फेस, स्टार वी फेस अपॉन में डेल्टा वी फेस इज इक्वल टू 1 के हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पुट कर देंगे हम, तो ये निकल के आ जाएगा √3 अपॉन में के। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न ऑफ वायर ऑन सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर मतलब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्नों को बढ़ा रहा है, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा वो हमको बताना है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की जो दोनों साइड होती है इसमें पावर क्या होती है, कांस्टेंट होती है, मतलब V1 I1 इक्वल टू V2 I2। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे V1 I1 क्या हो गया, प्राइमरी साइड हो गया, V2 I2 क्या हो गया, सेकेंडरी साइड हो गया, ठीक है। जब हम नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे तो इसका क्या इफेक्ट आएगा, सेकेंडरी में बढ़ा रहे हैं, तो V2 क्या होता है, N d∅ अपॉन में dt, मतलब नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे तो V2 की वैल्यू क्या होंगी, बढ़ेंगी। जो हमारा V2 है यहाँ पर, वो V2 की वैल्यू बढ़ेंगी, लेकिन हमारी पावर क्या है, कांस्टेंट है, मतलब प्राइमरी पावर सेकेंडरी साइड की पावर इक्वल है। जब V2 की वैल्यू बढ़ती है तो हमारी I2 की वैल्यू क्या होंगी, कम होंगी, ठीक है। तो जो डिक्रीज द सेकेंडरी करंट, जो सेकेंडरी में जो करंट होगा वो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोर टाइप ट्रांसफार्मर आर पॉपुलर इन, ठीक है। तो कोर टाइप का ट्रांसफार्मर किसके लिए पॉपुलर होता है, तो हम देख लेते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर, जो अभी हमने देखा था इससे पहले, ये है हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये हो गई हमारी कोर, इसमें एक साइड हमारा हो गया प्राइमरी, इस साइड हो गया हमारा सेकेंडरी। तो जो हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसको हम हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में जो हमारी फ्लक्स है उसकी वैल्यू भी हाई होंगी, ठीक है। जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो क्या होती है, V/F होती है, ठीक। तो हाई वोल्टेज के कारण जो फ्लक्स डेंसिटी हाई होंगी, तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर में हमारी कोर है उसके साइज को हम बड़ा बना सकते हैं, ठीक है। और कोर को फ्लो होने के लिए अच्छा पाथ भी मिल जाता है। और यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग अलग अलग कोर पे लगी हुई होती है। तो जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसको हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिलेंड्रिकल टाइप ट्रांसफार्मर हेज। तो सिलेंड्रिकल टाइप ट्रांसफार्मर कैसा होगा, सिलेंड्रिकल टाइप ट्रांसफार्मर में एक ऐसा सिंगल कोर होगा, ठीक है। उस पे पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग लगी हुई होगी, ठीक, क्योंकि लो वोल्टेज वाइंडिंग, और इसी के ऊपर में क्या, हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी की हुई होंगी। ये हो गई हमारी, मान लो हाई वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज, और ये दूर वाली हमारी लो वोल्टेज। लो वोल्टेज पहले करते हैं, उसके ऊपर से हाई वोल्टेज करते हैं। तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो हमारा मैग्नेटिक पाथ होता है वो क्या होता है, सिंगल पाथ होता है फ्लो होने के लिए। तो जो मैग्नेटिक सर्किट में सिंगल मैग्नेटिक सर्किट होता है, ठीक है, सिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन ऑटो ट्रांसफार्मर विच हैज ओनली वन वाइंडिंग, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक वाइंडिंग होती है, किस टाइप से होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, हम बना लेते हैं। ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग हो गई, ठीक है। इसको हम चाहो तो प्राइमरी बोल लो, और ये हमारी सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ से हमको मिलता है, ठीक है। यहाँ पे V1 होता है और यहाँ पे V2 होता है। जो टोटल यहाँ से यहाँ तक के टर्न हो गए उसको हमने N1 बोल दिया। जितने पे हमारी सेकेंडरी वोल्टेज मिल रहा है उसको बोलते हैं N2, और ये हो गया N1 - N2, ठीक है। तो जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें ऐसी टेपिंग प्रोवाइड की जाती है, तो इसके कारण हम वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है कैसा होता है, बहुत स्टेप अप भी कर सकता है वोल्टेज को और स्टेप डाउन भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। ये ईएमएफ पर टर्न की बात कर रहा है। तो जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, प्राइमरी साइड क्या होता है, E1, सेकेंडरी साइड क्या होता है, E2 होता है, ठीक है। तो जो पर टर्न की बात करें तो E1 अपॉन में N1, E2 अपॉन में N2। तो जब हम किसकी बात करते हैं, ट्रांसफार्मर, तो जो ट्रांसफार्मर में E1 अपॉन N1 या तो E2 अपॉन N2, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी साइड, ठीक है, ये किधर हो गया, N1 प्राइमरी साइड इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी साइड
ठीक है। ये दोनों इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होते हैं, इक्वल टू होते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है 4.44 एफ ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी और सेकेंडरी में ट्रांसफार्मर में सेम होता है। ठीक है, तो इसमें इक्वल वाला ऑप्शन कौन सा है, सी। ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न इन सेकेंडरी वाइंडिंग। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड फॉर 10 केवीए 200/1000 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जिसकी रेटिंग दी है, ओपन सर्किट टेस्ट, हाई वोल्टेज साइड ओपन, हाई वोल्टेज साइड को ओपन करके ओपन सर्किट टेस्ट किया, उसमें कुछ वैल्यू मिली हमको, वो क्या है, ओपन सर्किट पे वोल्टेज मिला अब कितना 200 वोल्ट, ओपन सर्किट पे करंट पे हमको मिली है वो कितनी है 1.2, ओपन सर्किट पे हमको लॉस मिले हैं वो कितने 120 वॉट। ठीक है, तो जब सेकेंड क्वेश्चन की लाइन लास्ट लाइन क्या बोलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ द करंट। तो करंट का जो कोर लॉस कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं हम आई डब्ल्यू। वो हमारा होता है आई ओपन सर्किट में जो है साथ में कॉस फाई, ये हमारा कोर लॉस का कंपोनेंट होता है। तो इसमें हमको कॉस फाई की वैल्यू पता नहीं, तो कॉस फाई की वैल्यू निकालते हैं। तो जब हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो जो हमारा लॉस होता है क्या, डब्ल्यू ओ सी इज इक्वल टू वो क्या होता है वी ओपन सर्किट में, आई ओपन सर्किट के टाइम में, साथ में कॉस फाई जो कि हमारा पावर फैक्टर है। इसको यहाँ से निकाल लेते हैं, ये कितना है 120 इज इक्वल टू 200 इंटू 1.2 कॉस फाई। जब कॉस फाई की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 120 अपॉन में 200 1.2। जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो जाएगा, इससे 100 टाइम कट जाएगा और 100/200 आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो हमारा कॉस फाई की वैल्यू निकल के आ गई 0.5। इसके बाद हम निकाल लेते हैं हमारा कोर लॉस में करंट का कंपोनेंट क्या होगा, आई डब्ल्यू। इसके लिए क्या होता है आई नॉट की वैल्यू क्या है 1.2, और जो हमारा फाई निकल के आया वो क्या है कॉस फाइव आया 1/2, ये निकल के आया था। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 0.6 एम्पियर। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। ये निकल के हमारा कोर लॉस में करंट का कंपोनेंट है वो निकल के आया। ठीक है, ये जब मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की बात करेंगे आई एम की, तो वो क्या हो जाता है आई ओपन सर्किट में साथ में यहाँ पे आ जाएगा साइन फाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ थ्री फेज डेल्टा स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर द रेशियो ऑफ फेज वोल्टेज प्राइमरी टू सेकेंडरी इज 3:1, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लाइन वोल्टेज। ठीक है, एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर है कौन सा, डेल्टा स्टार। तो इसमें डेल्टा प्राइमरी का है, स्टार सेकेंडरी का है। तो जब ये बोल रहा है कि इसका कौन सा फेज वोल्टेज, या फेज के लिए पी लिखा हुआ है, तो फेज वोल्टेज जब हम निकाल रहे हैं तो ये क्या दिया है 3:1, तो 3/1 इसका रेशियो है। तो ये क्या पूछ रहा है, ये प्राइमरी टू सेकेंडरी हमको निकालना है इसका लाइन वोल्टेज। ठीक, तो हम डेल्टा लाइन वोल्टेज अपॉन में स्टार का लाइन वोल्टेज ये हमको निकालना है। ये क्या होता है, जब हम डेल्टा ट्रांसफॉर्मर डेल्टा कनेक्शन की बात करते हैं तो उसमें लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज क्या होता है सेम होता है। तो डेल्टा में यहाँ पे क्या हो गया फेस वोल्टेज सेम हो गया। जब स्टार की बात करेंगे हम तो स्टार में जो फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में कनेक्शन क्या होता है √3 स्टार में फेज वोल्टेज। ठीक है, और डेल्टा अपॉन स्टार, ये हमारा डेल्टा अपॉन स्टार की वैल्यू हमको दे रखी है, रेशियो क्या है 3:1, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, 1/√3 और डेल्टा अपॉन स्टार का क्या दे रखा है हमको रेशियो 3:1। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा √3/1 इजिकल टू √3:1। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बी होगा √3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ 20 टर्न आयरन कोर इंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स। ठीक है, जो यहाँ क्या क्या दिया होती साथ में लिखते जाते हैं, जो 20 टर्न है नंबर ऑफ टर्न है एक आयरन कोर के ऊपर, वोल्टेज है 100, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर इज 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है फाई एम वो कितना है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, फाई एम की वैल्यू है। ठीक है, द कोर सेक्शन एरिया ऑफ द कोर, जो कोर का एरिया है, कोर का एरिया वो हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है
तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका फॉर्मूला होता है 4.445 मैक्सिमम फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या दिया है, फ्लक्स डेंसिटी दिया है। तो जो हमारी फ्लक्स डेंसिटी होती है वो क्या होती है, फाइव मैक्सिमम, मैक्सिमम दिया इसलिए मैक्सिमम लिख रहे हैं, अपॉन में ए। तो जब हम फाइव मैक्स की बात करेंगे तो वो क्या होगा, फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया। तो यहाँ पे जो फ्लक्स की वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, E इज इक्वल टू 4.445 मैक्सिमम इंटू में ए, ठीक है, इंटू एफ इंटू एन। जब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा 4.44, फ्लक्स डेंसिटी कितनी दी है 1, इंटू एरिया क्या है हमें नहीं पता, फ्रीक्वेंसी क्या है 50, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 20। तो जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ये ए निकालना है, वोल्टेज हमको दिया हुआ है 100 वोल्ट, सारी चीज़ों को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.44 इंटू 1 इंटू 50 इंटू 20 इजिकल टू एरिया। ठीक है, ये जब दो कैंसिल हो जाएंगे तो 0 से 0, जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 0.225 मीटर स्क्वायर। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे हमको फॉर्मूले से पता चला कि जो फ्लक्स डेंसिटी होती है फ्लक्स अपॉन में एरिया होती है, वही यहाँ पे हमने पुट किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पर यूनिट इंपीडेंस ऑफ टू ट्रांसफार्मर कनेक्टेड इन पैरेलल नॉट इक्वल। ठीक है, दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट किया है, उनका पर यूनिट इंपीडेंस इक्वल नहीं है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा वो पूछा है। ठीक है, तो हम सेकंड स्टेटमेंट से देखते हैं कि ट्रांसफार्मर विल गेट ओवरलोडेड। ऐसा कुछ नहीं है कि वो ओवरलोड नहीं होगा, एक्चुअल में क्या होगा कि जब पर यूनिट इंपीडेंस अलग अलग होगा तो उनका जो लोड शेयरिंग हुआ भी अलग अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेड शॉर्ट सर्किट अकर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। द ट्रांसफार्मर विच हायर पर यूनिट इम्पीडेंस विल शेयर मोर लोड, नहीं, जिसका पर यूनिट इम्पीडेंस लो होगा वो लोड शेयर ज्यादा करेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है, जो फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट है। द पावर फैक्टर ऑफ द टू ट्रांसफार्मर विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द कनेक्टेड लोड। ठीक है, उनका जो पावर फैक्टर है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटरपोजिंग करंट ट्रांसफार्मर सिटी इज यूज टू डिफरेंट प्रोटेक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ठीक है, इंटरपोजिंग क्यों करते हैं ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, फर्स्ट है इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ रिले, नहीं। लिमिट द मेन सिटी सेकेंडरी करंट, नहीं। मेज द स्टैंडर्ड रेशो ऑफ सिटी यूज ऑन बोथ साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो हाँ, जो ट्रांसफार्मर होता है उसके बोथ साइड में सिटी के रेशो को स्टैंडर्ड करने के लिए हम इंटरपोजिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है। यदि हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।